दोस्तों बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां वो इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एक फंड मैनेजर के थ्रू, या फिर वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां पर वो खुद की एनालिसिस से अपने लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट बिगनर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या स्टॉक्स में, या फिर दोनों में। और इसका सही आंसर ये है कि ये टोटली आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है, या तो आप अपनी गाड़ी को एक ड्राइवर से ड्राइव करवाओ या फिर उसे खुद ड्राइव करो। अब बहुत लोग सोचेंगे कि जब यही सब बताना था तो फायदा क्या हुआ तेरी वीडियो का। सो डोंट वरी, मैं आपको ये चीज़ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और ये सब जानने के बाद अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपने लिए एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड्स टाइम एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब में बिजी हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एनालिसिस कर सको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती हो, तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दे देना है जो कि उस पैसे को सही से मैनेज करेगा, और उस फंड मैनेजर के पास एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो कि इन्वेस्टिंग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब क्योंकि ये लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं तो इनके पास इन्वेस्टिंग की फील्ड की बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज तो होती ही है, और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है। जब भी ये किसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो वो उसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और ये काफ़ी रेप्यूटेटेड भी होते हैं अपने बड़े एयूएम के कारण। और ये लोग डायरेक्ट किसी कंपनी के ओनर से बात कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनके प्रॉफिट्स को लेकर क्या विजन है, अगर उस कंपनी को लॉस हुआ तो क्यों हुआ। डेट्स वाई इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी कंपनी के बारे में, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होती। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करने से ही बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उस फंड मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, और इतना बड़ा अमाउंट वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और अपने रिस्क को कम करने के लिए वो 40 से 50 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, और आप ऐसे शेयर को खरीदना चाहते हो जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो उन पैसों से आप वो शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आप वही 500 रुपये एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उन्हीं 500 रुपये से 40 से 50 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम एक बार में म्यूचुअल फंड के प्रोज को सम अप करें तो इसका पहला बेनिफिट है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस और बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। इसका दूसरा बेनिफिट है कि ये एक्सपीरियंस टीम के थ्रू मैनेज्ड होते हैं, जिनके पास उस फील्ड का बहुत सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक छोटे अमाउंट से ही बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड के कॉन्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं, जिसे कि हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं, जो कि 0.8 से 1% के बीच में होती है। अब बहुत लोग सोचेंगे ये तो बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में एक 1% का रिटर्न भी आपकी कंपाउंडिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो आपको 15% का रिटर्न देता है और उसका एक्सपेंस रेशियो है 1%, तो आपने कैलकुलेट किया कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 30 सालों के लिए, तो 30 साल बाद आपके पास जो अमाउंट होगा वो है 66,21,000 रुपीज़। लेकिन आप 30 साल बाद जब अपने पोर्टफोलियो को देखते हो तो उसमें आपको सिर्फ 50 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तब आप सोचते हो कि ये भला कैसे हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी कैलकुलेशन में एक्सपेंस रेशियो को इंक्लूड किया ही नहीं था, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपसे हर साल 1% की फीस चार्ज कर रहा था, तो आपका एक्चुअल रिटर्न 15% नहीं बल्कि 14% हुआ। मतलब आपने अपनी वेल्थ का 25% जो कि है 16 लाख रुपीज एज अ फीस पे कर दिया, और इस 50 लाख के अमाउंट पर भी जो आपको 10% का LTCG टैक्स लगेगा वो अलग है। म्यूचुअल फंड का एक और डिसएडवांटेज है कि फंड मैनेजर के पास फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि एक फंड मैनेजर मैक्सिमम 10 to 20% कैश होल्ड कर सकता है, बाकी सारा पैसा उसे मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इवन तब भी जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है। और जब मार्केट क्रैश होता है बहुत सारे शेयर तब अंडर वैल्यूड होते हैं, तब फंड मैनेजर को कैश की ज़रूरत होती है ताकि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीद सके। लेकिन उस टाइम पे लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी अपने शेयर को सस्ते प्राइसेस पर बेचना पड़ता है। इस तरह उन्हें अपने प्लान और एनालिसिस के बजाय लोगों के इमोशंस और फीलिंग के हिसाब से चलना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी उन्हें बाय हाई सेल लो वाली स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन तो देते हैं,
लेकिन एक म्यूचुअल फंड 40 से 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन की तरह काम करता है। लेकिन इसमें फंड मैनेजर की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ 10 से 15 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी बहुत ही कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करती हैं, और रिमेनिंग कंपनीज या तो बहुत ही एवरेज परफॉर्म करती हैं या फिर बहुत ही बुरा परफॉर्म करती हैं। और इन सब रीजंस के चलते म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड को मैं किसी और वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके रिटर्न्स बहुत ही एवरेज या उससे भी कम रह जाते हैं, इसलिए एडवांटेज से ज़्यादा ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जिन्हें नहीं पता कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं, जब कोई म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा कलेक्ट करता है उसे इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी उस अमाउंट की वैल्यू होती है, तो वो होता है उस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। और ये एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वो लोग फीस चार्ज कर पाएंगे। और इसीलिए म्यूचुअल फंड सोचते हैं कि अगर वो लो रिटर्न लाएंगे तो चलेगा, लेकिन किसी भी तरह नेगेटिव रिटर्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न से उनका रेपुटेशन तो गिरेगा ही, साथ ही उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए फंड मैनेजर बहुत ही सेफली इन्वेस्ट करते हैं, और इवन उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी इंडेक्स में लिस्टेड होती हैं। लेकिन अगर हमें इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना था तो हम डायरेक्ट सेंसेक्स या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते थे, जहां पर हमारा रिस्क एकदम कम होता है और यहाँ पर हमें फीस भी कम पे करनी पड़ती है। तो अगर म्यूचुअल फंड के कॉन्स को सम अप करें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है, जो कि हमारी कंपाउंडिंग पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चलते हमारे रिटर्न्स कई बार बहुत ही एवरेज या फिर उससे भी कम रह जाते हैं। और फंड मैनेजर बहुत ही सेफली इन्वेस्ट करते हैं अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। और फंड मैनेजर के पास फ्रीडम नहीं होती, इसलिए उन्हें अपनी एनालिसिस से ज़्यादा लोगों के इमोशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के प्रोज की बात करें, तो जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो स्टॉक के साथ साथ हमारी ओवरऑल नॉलेज भी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब भी आप किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हो तो आप उसकी इंडस्ट्री के बारे में भी स्टडी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी IT स्टॉक जैसे कि विप्रो या फिर इन्फोसिस, इनकी फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन को रीड करोगे तो आप काफ़ी हद तक IT इंडस्ट्री को समझ जाओगे और आपको इस बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप सीरियस इन्वेस्टिंग करोगे, ना कि स्पेक्यूलेशंस। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपके पास फ्रीडम होती है कि आप अपना पैसा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां एक म्यूचुअल फंड 40 से 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वहीं अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपनी खुद की एनालिसिस से 15 से 20 क्वालिटी कंपनीज का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स कभी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं देते, और जिस टाइम पे मार्केट क्रैश होता है उस टाइम पे लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, और ना चाहते हुए भी म्यूचुअल फंड को उस टाइम पे सेलिंग करनी पड़ती है। लेकिन आपके पास फ्रीडम होती है कि आप इस पुअर मेंटालिटी से अलग चल के उस टाइम पे बाइंग कर सकते हो। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी डीप रिसर्च एंड एनालिसिस करते हो तो आपके अंदर इन्वेस्टिंग के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और ये सब आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने में हेल्प करता है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका पहला डिसएडवांटेज है कि स्टॉक एनालिसिस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें आपको कभी कभी लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मैं इसे डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उसे सीखने के लिए टाइम देना ही पड़ता है, जो कि आपको उस गेम में लॉन्ग टर्म तक रहने के लिए हेल्प करता है। और जब आप फेल होते हो तभी आपको उस फील्ड का नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है। अगर इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद भी आपके मन में डाउट है कि आपको अपना पैसा कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप जॉब करते हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंपनीज की एनालिसिस कर सको, या फिर आपको एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट या फिर बोरिंग लगता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप इतना रिस्क ले नहीं सकते। सो ऐसे केस में नो डाउट आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा करना डेफिनेटली आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और आपको ये पैसा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हो और उनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जैसे कोका कोला, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने ये नाम सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। और एज अ बिगनर आपको 80% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने स्टॉक्स में बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपका लॉस भी होता है तो वो बहुत ही कम होगा, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में एक बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तभी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा, एक्सपीरियंस तो आपको तब भी मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे आपका लॉस बड़ा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग भी अभी काफ़ी यंग हैं या फिर अपनी 20s की एज में हैं,
उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस एज में उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो वो रिस्क ले सकते हैं और उन्हें लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल भी होते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपके पास टाइम होगा कम बैक करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसी स्टेज में रिस्क लेने की सोचोगे जब आपके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो आप चाहकर भी रिस्क ले नहीं पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी पूरी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर आप फेल होते हो। और तब आप सोचोगे कि यार काश उस टाइम पर ही रिस्क ले लिया होता तो शायद आज मैं भी अमीर होता। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करो, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।